नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने है एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की एक दिलचस्प द्विभाषी किताब सृजन के कुछ अंश। हम्म। ये किताब स्कूली पढ़ाई को बाहर की दुनिया से जोड़ने और वो जो रट्टा मारने वाली बात है उसे कम करके समझने समझाने पर जोर देती है। हम्म। मतलब ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के हिसाब से है। जी बिल्कुल। एनसीएफ 2005 का यही उद्देश्य था। तो आज हम इसी सामग्री में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि जिसे हम रचनात्मकता या क्रिएटिविटी कहते हैं वो असल में है क्या चीज़। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और लिखने की अलग-अलग दुनियाओं में, मतलब साहित्य हो, मीडिया हो या फिर अनुवाद, ये कैसे दिखती है, कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जरूर। अक्सर ये सुनने में आता है कि बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं, उनमें भाषा गढ़ने की एक नेचुरल सी क्षमता होती है। लेकिन ये सृजनात्मकता ये है क्या आखिर? क्या ये सिर्फ बड़े कलाकारों या लेखकों के लिए ही है? देखिए, ये एक आम सोच तो है, लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये नजरिया थोड़ा शायद तंग है। अच्छा। हाँ, सृजनात्मकता असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही हिस्सा है। जैसे कोई पुरानी चीज से कुछ नया बना लेना या किसी मुश्किल का अनोखा हल सोच लेना। हम्म। यहाँ तक कि घर में फूलों को ठीक से सजाना या किसी की जरूरत के वक्त मतलब थोड़ा अलग हटकर मदद करना, ये सब रचनात्मकता ही तो है। सही बात है। वो हेनरी डेविड थोरो ने कहा था ना, दुनिया कल्पना के लिए एक कैनवस मात्र है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये कैनवस जरूरी नहीं कि सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए हो, ये सबके लिए है। अच्छा, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मतलब कहीं बाहर से आती हो, ये हमारे आसपास ही है। बिल्कुल। जैसे स्रोत में महादेवी वर्मा जी का जिक्र है, वो कवियत्री तो थी ही पर कमाल की चित्रकार भी थी। जी हाँ। या फिर विलियम ब्लेक, वो कवि भी थे, चित्रकार भी, प्रिंट मेकर भी। क्या ये दिखाता है कि रचनात्मकता किसी एक दायरे में बंधी नहीं है? बिल्कुल। अक्सर ये कई हुनर या कलाओं में एक साथ दिखती है और इसके पीछे तीन जरूरी चीजें काम करती हैं, जैसा स्रोत बताता है। एक को कल्पना, इमेजिनेशन, हाँ। यानी मन में नए विचार गढ़ना। हम्म। फिर अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, मतलब चीजों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उनकी बारीकियों को समझना। गहराई से देखना। हाँ। हाँ, गहराई से देखना। और तीसरा है संश्लेषण, सिंथेसिस, यानी अलग अलग अनुभवों या विचारों को मिलाकर कुछ नया, कुछ अनूठा बना देना। अच्छा। जैसे कुंवर नारायण की कविता है नीम के फूल। अब नीम के फूल तो हम सब देखते हैं, पर कवि ने उनमें एक खास सौंदर्य देखा, एक अलग एहसास पाया। ये सिर्फ सीइंग और गहराई से परसीविंग करने का फर्क है ना? ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने। सिर्फ देखना काफी नहीं, उसे हाँ। समझना, महसूस करना जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये हुनर, ये नजरिया, क्या इसे सीखा जा सकता है या ये बस कुछ लोगों में पैदाइशी होता है? देखिए, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। हाँ, कुछ हद तक एक नेचुरल झुकाव हो सकता है, जिसे हम प्रतिभा कह देते हैं। हाँ। लेकिन रचनात्मकता को अभ्यास से, ट्रेनिंग से और सही माहौल से निश्चित रूप से निखारा जा सकता है, उसे पोषित किया जा सकता है। मतलब इसे डेवलप कर सकते। बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ जन्म से मिलती है। हर किसी में इसकी संभावना है, बस उसे जगाने और विकसित करने की जरूरत है। खासकर बच्चों में देखिए, उनकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, कल्पनाशीलता होती है, अगर उसे दबाया न जाए तो वो कमाल कर सकती है। सही बात है। तो अगर ये रचनात्मकता इतनी फैली हुई है और इसे निखारा भी जा सकता है, तो फिर ये लिखने की दुनिया में कैसे दिखती है? शुरुआत करते हैं साहित्यिक लेखन से, जहां लगता है कि कल्पना का जादू सबसे ज्यादा चलता है। ये साहित्यिक लेखन आखिर है क्या? साहित्यिक लेखन, हम कह सकते हैं कि भाषा के जरिए जिंदगी को एक कलात्मक ढंग से पेश करने का तरीका है। कलात्मक ढंग से। हाँ, यहाँ कल्पना का रोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन साथ ही जिंदगी के जो अनुभव हैं उनकी गहरी समझ भी उतनी ही जरूरी है। बात सिर्फ कहानी कह देने की नहीं होती, बल्कि उसे कैसे कहा जा रहा है ये अहम है। अच्छा। शब्दों का चुनाव कैसा है, उनका प्रवाह कैसा है, उनकी ध्वनि, उनसे पैदा होने वाले एहसास, इन सब पर खास ध्यान दिया जाता है। मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, बल्कि पढ़ने वाले के मन पर एक भावनात्मक, एक एस्थेटिक असर छोड़ना होता है। स्रोत में गद्य और पद्य का फर्क समझाने के लिए वो मोलियर के नाटक द बुर्जुआ जेंटलमैन का जिक्र है, वो बड़ा मजेदार है। हाँ हाँ। कि एक पात्र को जब पता चलता है कि वो सालों से अनजाने में गद्य यानी प्रोज बोल रहा है, जी तो उससे बड़ी हैरानी होती है। बिल्कुल।
तो मतलब हमारी जो रोजमर्रा की सीधी सादी बातचीत है वो गद्य है, हाँ, लेकिन पद्य, वर्स, पद्य। पद्य में शब्दों की एक खास तरतीब होती है, उसमें एक लय होती है, छंद हो सकता है, तुकबंदी हो सकती है। जैसे बच्चों की वो राइम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, बिल्कुल। सुनने में अच्छा लगता है, आसानी से याद रह जाता है। और ये सिर्फ छोटी कविताओं तक ही नहीं है। विक्रम सेठ ने तो अपना पूरा नॉवल द गोल्डन गेट पद्य में ही लिख दिया। अरे वाह! हाँ, तो ये दिखाता है कि पद्य भी कहानी कहने का एक बहुत पावरफुल माध्यम हो सकता है। और साहित्यिक लेखन के और कौन-कौन से रूप हैं जिन पर स्रोत बात करता है? कई रूप हैं, पर स्रोत कुछ मुख्य रूपों की बात करता है। एक तो है कहानी, जिसमें छोटी कहानी यानी शॉर्ट स्टोरी और उपन्यास यानी नॉवल दोनों आते हैं। छोटी कहानी अक्सर जिंदगी के किसी एक पल या किसी एक घटना या किरदार पर फोकस करती है, जैसे मुल्क राज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड। हाँ, पढ़ी है वो। जबकि उपन्यास का कैनवस ज्यादा बड़ा होता है, उसमें कई पात्र होते हैं, कहानी कई मोड़ लेती है और दुनिया ज्यादा विस्तार से दिखाई जाती है। जैसे डब्ल्यू समरसेट मॉम का ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। स्रोत में शायद मेरी लैम लिखा है, पर संभवतः ये मॉम का उपन्यास है। ये इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है। कहानियों के अलावा नाटक भी तो साहित्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। नाटक ड्रामा की जड़ें तो बहुत बहुत पुरानी हैं। शायद प्राचीन कथावाचन और नृत्य में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इसका प्रमाण है। सही। नाटक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उसे मंच पर खेला जाता है। इसलिए इसमें डायलॉग्स के साथ साथ एक्शन, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, संगीत, कभी-कभी डांस भी शामिल होता है। भारत में देखिए, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से लेकर गिरीश कर्नाड के तुगलक तक एक बहुत लंबी परंपरा है। पश्चिम में शेक्सपियर का किंग लियर या सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट जैसे मील के पत्थर हैं। और लोक नाटक, उनका भी जिक्र है? हाँ, उन्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जात्रा, नौटंकी, यक्षगान, कुटियाट्टम, ये हमारी जमीन से जुड़ी नाट्य परंपराएं हैं, जिनमें जिंदगी का असली रंग घुला होता है। और एक और जिक्र है आत्मकथात्मक लेखन का। ये क्या है? मतलब डायरी लिखना या अपनी कहानी कहना? हाँ, कुछ वैसा ही है। आत्मकथात्मक लेखन के दायरे में ये सब आता है। इसमें आत्मकथा, डायरी, पत्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सब शामिल हैं। अच्छा। ये विधाएं बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के निजी अनुभवों को उस समय के समाज और इतिहास से जोड़कर दिखाती हैं। हाँ, ये बात तो है। गांधी जी की सत्य के प्रयोग सिर्फ उनकी कहानी थोड़ी है, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी दस्तावेज है। हाँ। एनी फ्रैंक की डायरी एक लड़की की निजी ट्रेजेडी के साथ साथ हॉलोकॉस्ट की भयावहता बयान करती है। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर या रस्किन बॉन्ड की बुक ऑफ नेचर, ये सब निजी अनुभवों के जरिए हमें कुछ बड़ा दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर साहित्यिक लेखन जिंदगी को लेखक की कल्पना, उसके अनुभव और भाषा के हुनर से तराशकर एक नया रूप देना है। बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि पढ़ने वाले के अंदर एक अनुभव जगाना है, उसे सोचने पर मजबूर करना है। लेकिन लिखने की एक और दुनिया है, मीडिया की दुनिया। साहित्यिक लेखन से ये कितनी अलग है? यहाँ रचनात्मकता कैसे काम करती, अगर करती भी है तो? हाँ, देखिए, मीडिया लेखन का मकसद और उसका मिजाज साहित्यिक लेखन से काफी अलग है। कैसे? इसका मुख्य काम है सूचना देना, लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना और हाँ, मनोरंजन करना भी। यहाँ जोर कल्पना से ज्यादा तथ्यों पर, यथार्थ पर होता है। अच्छा, फैक्ट्स पर। इसीलिए एडमंड बर्क ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या फोर्थ एस्टेट कहा था, क्योंकि ये जानकारी देकर सत्ता पर नजर रखने और जनता को ताकतवर बनाने का काम करता है या करना चाहिए। स्रोत में अलग अलग तरह के मीडिया का जिक्र है। प्रिंट यानी अखबार, पत्रिकाएं, फिर ऑडियो विजुअल यानी रेडियो, टीवी, और अब तो न्यू मीडिया भी है, इंटरनेट, सोशल मीडिया। ये हाँ। और इनमें लिखने के तरीके भी अलग अलग हैं, जैसे समाचार लेखन, न्यूज राइटिंग। हाँ, समाचार लेखन, न्यूज राइटिंग, ये मीडिया लेखन की एकदम बुनियाद है। यहाँ 3 चीजें सबसे अहम है। एक तो सटीकता, एक्यूरेसी, यानी जानकारी बिल्कुल सही हो। बिल्कुल। दूसरी संक्षिप्तता, ब्रेविटी, यानी कम से कम शब्दों में बात कही जाए। और तीसरी स्पष्टता, क्लैरिटी, यानी भाषा ऐसी हो जो आसानी से सबकी समझ में आ जाए। और खबरें चुनते कैसे हैं? स्रोत में वो समाचार मूल्य या न्यूज वैल्यू के कुछ तत्व बताए हैं। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे खबर का असर कितने लोगों पर पड़ेगा, इम्पैक्ट, पढ़ने वाले से उसकी नजदीकी कितनी है, प्रॉक्सिमिटी, घटना कितनी ताजा है, टाइमलीनेस, क्या कोई बड़ी हस्ती शामिल है, प्रोमिनेंस, क्या बात कुछ अनोखी है, नॉवेल्टी,
कोई टकराव या संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट, और पढ़ने वाले के लिए वो कितनी काम की है, रेलेवेंस, ये सब देखकर तय होता है कि कौन सी खबर छपेगी। बिल्कुल। और खबर लिखने का एक बहुत मशहूर तरीका है उल्टा पिरामिड, यानी इन्वर्टेड पिरामिड शैली। हाँ, वो क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात सबसे पहले बता दो हेडलाइन में, फिर पहले पैराग्राफ में, उसके बाद बाकी की जानकारी घटते हुए महत्व के क्रम में दो। अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि अगर पढ़ने वाला पूरी खबर ना भी पढ़े तो भी उसे मुख्य बात पता चल जाए। और हर खबर को वो 5 W's और H, क्या, क्यों, कब, कहां, कौन और कैसे, इन सवालों का जवाब देना चाहिए। चाहे वो जयपुर फुट के बनने की कहानी हो या PSLV रॉकेट के लॉन्च की खबर, ये सब इसी सिद्धांत पर लिखी जाती हैं। समाचार के अलावा इंटरव्यू भी मीडिया का एक अहम हिस्सा है। स्रोत तो इन्हें समाचार की फैक्ट्री का कच्चा माल कहता है। हाँ, सही कहा गया है। साक्षात्कार, इंटरव्यू से ही तो तथ्य, विचार, भावनाएं, विश्लेषण ये सब निकल कर आता है। और ये कई तरह के होते हैं। जी हाँ, कई तरह के, जैसे जानकारी हासिल करने के लिए इन्फॉर्मेटिव, किसी की राय जानने के लिए ओपिनियन बेस्ड, भावनाओं को समझने के लिए इमोशनल, किसी मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए एनालिटिकल, किसी शख्सियत को करीब से जानने के लिए पर्सनालिटी प्रोफाइल, या फिर कई लोगों से एक साथ बात करने के लिए ग्रुप इंटरव्यू। यानी सिर्फ सवाल पूछ लेना ही इंटरव्यू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इशारा करता है कि अच्छे सवाल पूछना, एक सही माहौल बनाना और पहले से तैयारी करना, ये सब एक कला है। RK पचौरी के इंटरव्यू का उदाहरण दिया गया है। जी। लेकिन साथ ही रघुवीर सहाय की वो कविता कैमरे में बंद अपाहिज का जिक्र भी है। हाँ, वो बहुत मार्मिक कविता है, जो दिखावटी, बनावटी, भावनात्मक इंटरव्यू पर एक जोरदार तंज है। ये याद दिलाता है कि इंटरव्यू में संवेदनशीलता कितनी जरूरी है ना? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और तीसरा प्रकार जिसका जिक्र है वो है समीक्षा लेखन, रिव्यू। किसी किताब, फिल्म, नाटक, आर्ट एग्जीबिशन या म्यूजिक कॉन्सर्ट के बारे में अपनी राय लिखना, उसका विश्लेषण करना। जी। यहाँ रचनात्मकता कैसे काम करती है? यहाँ रचनात्मकता इस बात में है कि आप अपनी पसंद या नापसंद को तर्कों के साथ, विश्लेषण के साथ कैसे पेश करते हैं। एक अच्छे समीक्षक को उस विषय की जानकारी तो होनी ही चाहिए, साथ ही निष्पक्ष होना भी जरूरी है। मतलब सिर्फ तारीफ या सिर्फ बुराई नहीं? नहीं, वो अच्छी समीक्षा नहीं मानी जाती। फिल्म इकबाल की समीक्षा हो या सलीम अली की किताब बर्ड्स ऑफ इंडिया पर लिखी समीक्षा, ये अच्छे उदाहरण हैं। तो मीडिया लेखन में रचनात्मकता का मतलब कल्पना की उड़ान भरना नहीं है, बल्कि तथ्यों को सटीक, स्पष्ट और असरदार तरीके से पेश करना है। हाँ। भाषा का ऐसा इस्तेमाल जो मुश्किल बात को भी आम पढ़ने वाले तक आसानी से पहुंचा दे, ये अपने आप में एक हुनर है। बिल्कुल, यहाँ रचनात्मकता भाषा की सरलता और उसके प्रभाव में है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं हैं, वहाँ तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। निसंदेह। यहाँ रचनात्मकता की क्या भूमिका है? ये तो बस एक भाषा को दूसरी में बदलना हुआ है ना? देखिए, लगता तो ऐसा ही ऊपर से, पर अनुवाद सिर्फ शब्दों का एक मैकेनिकल ट्रांसफर नहीं है। ये भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। पुल बनाने जैसा। हाँ, सोचिए, अगर अनुवाद न होता तो क्या टैगोर की गीतांजलि दुनिया भर में पढ़ी जाती? नहीं, शायद नहीं। क्या हम प्रेमचंद को सिर्फ हिंदी में या सुब्रमण्यम भारती को सिर्फ तमिल में ही जान पाते? अनुवाद हमें अपनी भाषा और संस्कृति की चार दीवारी से बाहर झांकने का मौका देता है, दुनिया भर के ज्ञान और साहित्य से जुड़ने का अवसर देता है। स्रोत अनुवाद की प्रक्रिया की मुश्किलों पर भी बात करता है। सिर्फ दोनों भाषाओं के शब्द जानना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की बनावट, उनके मुहावरे और सबसे बढ़ के उनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसे समझना बेहद जरूरी है। जी हाँ, संस्कृति बहुत अहम है। शब्द दर शब्द अनुवाद तो अक्सर गड़बड़ कर देता है, जैसे वो उल्लू वाला उदाहरण दिया है। हाँ। अंग्रेजी में आउल को बुद्धिमान मानते हैं, पर हिंदी में किसी को उल्लू कह दो तो मतलब वो बेवकूफ है। यही सांस्कृतिक बारीकियां अनुवाद को मुश्किल भी बनाती हैं और दिलचस्प भी। अनुवादक को सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि पूरी संस्कृति का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए अनुवाद को सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया, एक क्रिएटिव प्रोसेस माना जाता है। तो इसमें भी रचनात्मकता है? हाँ, बिल्कुल। अनुवादक को हमेशा एक दुविधा सी रहती है कि मूल लेखक के प्रति कितना वफादार यानी फेथफुल रहा जाए और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति को कितना सहज और रचनात्मक यानी क्रिएटिव बनाया जाए। इसी दुविधा से शायद वो इतालवी कहावत निकली होगी, ट्राडुत्तोरी त्रिडुत्तोरी, यानी अनुवादक गद्दार होता है। ये तो बड़ी सख्त बात लगती है। हाँ, थोड़ी सख्त तो है।
क्या वाकई हर अनुवाद में कुछ न कुछ खो जाता है या बदल जाता है? देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक आत्मा होती है, अपना एक मिजाज होता है, जिससे दूसरी भाषा में हूबहू उतारना लगभग नामुमकिन है। कुछ ना कुछ तो छूटता है या बदलता जरूर है, लेकिन गद्दार कहना शायद थोड़ा ज्यादा सख्त है, खासकर अगर हम भारतीय परंपरा को देखें। अच्छा, कैसे? यहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के अलग अलग भाषाओं में जो रूपांतरण हुए, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस या कंबन की रामायण, उन्हें सिर्फ अनुवाद नहीं माना गया, उन्हें मौलिक रचनाओं जैसा सम्मान मिला। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि हमारी परंपरा में अनुवादक को कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता लेने की छूट रही है, बशर्ते वो मूल की आत्मा को, उसके एसेंस को बनाए रखे। स्रोत में अनुवाद के कई प्रकार भी बताए गए हैं। साहित्यिक अनुवाद है, मीडिया अनुवाद है जिसमें फिल्मों की डबिंग, सबटाइटलिंग आती है। जी हाँ, तकनीकी, कानूनी, मेडिकल, अकादमिक अनुवाद, और अब तो मशीन ट्रांसलेशन भी आ गया है। हाँ, वो भी है। राजा राव के उपन्यास कंथापुरा का उदाहरण भी बड़ा अनोखा है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखते हुए कन्नड़ भाषा के मुहावरों और लय को अंग्रेजी में लाने की कोशिश की। मतलब एक तरह से लेखन की प्रक्रिया में ही अनुवाद शामिल था। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे रचनात्मकता की एक ही धारा इन तीनों अलग अलग लेखन रूपों, साहित्यिक, मीडिया और अनुवाद में अलग अलग तरीके से बहती हैं। साहित्यिक लेखन में वो कल्पना और सौंदर्य पर जोर देती है, मीडिया लेखन में वो तथ्यों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने का जरिया बनती है, और अनुवाद में वो दो भाषाओं और संस्कृतियों के बीच समझ का पुल बनाने का एक रचनात्मक प्रयास करती है। सही कहा। ये पाठ्यपुस्तक सृजन शायद इसी बात को रेखांकित करना चाहती है कि रचनात्मकता हम सबके अंदर है, और भाषा उसे अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, चाहे उसका रूप कोई भी हो। ये पूरी चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि भाषा सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है। ये विचारों, अनुभवों और पूरी की पूरी संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए एक जीती जागती चीज है। बिल्कुल। चाहे हम कहानी लिखें, खबर पेश करें या एक भाषा के विचार दूसरी तक पहुंचाएं, हर जगह रचनात्मकता और भाषा का कुशल इस्तेमाल कितना जरूरी है। हाँ। आज हमने सृजन के आईने में झांक कर देखा कि रचनात्मकता कितनी फैली हुई है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से लेकर साहित्य की ऊंचाइयों, मीडिया की सच्चाई और अनुवाद की चुनौतियों तक हर जगह ये मौजूद है, बस अपना रूप बदल लेती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहीं कहा था, हर इंसान के दिल में कविता होती है। क्या बात है। शायद आज की बातचीत के बाद ये सोचने लायक है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में इस छिपी हुई कविता या रचनात्मकता को कितना पहचानते हैं, कितना जीते हैं। और अगली बार जब कोई लेख पढ़ें, कोई खबर देखें या किसी अनुवादित किताब को उठाएं, तो क्या हम एक पल रुककर उस रचनात्मक कोशिश के बारे में सोचेंगे जो उसके पीछे लगी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जरूर। इस पड़ताल में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नए स्रोतों, नए विचारों के साथ। क्या रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी सिखाई जा सकती है, या ये कोई ऐसी चीज है जो बस कुछ खास लोगों में ही होती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि शायद हम सबके अंदर जो छुपी हुई रचनात्मक चिंगारी है, उसे कैसे न सिर्फ पहचाना जाए बल्कि उसे हवा भी दी जाए। आज का हमारा स्रोत है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की कक्षा 12 की एक बड़ी दिलचस्प द्विभाषी पाठ्यपुस्तक सृजन भाग 2। इसकी कुछ अंश हमारे पास हैं। हमारा मिशन है इसमें दिए गए रचनात्मक लेखन जैसे कविता और कहानी, फिर मीडिया लेखन, अनुवाद और संपादन, इनके पीछे जो विचार हैं, जो तकनीकें हैं, उनको थोड़ा खंगालना, उनको समझना। ये किताब भले ही छात्रों के लिए हो, पर मुझे लगता है इसमें ऐसे कई नुस्खे छिपे हैं जो किसी के भी काम आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किताब हमें रचनात्मकता के इस सफर पर कहाँ ले जाती है। किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि बच्चे तो स्वाभाविक रूप से, मतलब नेचुरली रचनात्मक होते हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये रचनात्मकता आती कहाँ से है। किताब कहती है हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से, जैसे रात में तारे देखना या चींटियों को चलते देखना, या मान लीजिए किसी दोस्त से कोई अनबन हो गई। ये सब चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और यहीं से वो एक अंदरूनी इच्छा जगती है, एक तरह की छटपटाहट कि इन अनुभवों को, इन एहसासों को किसी तरह व्यक्त किया जाए। और यही अनुभव फिर तय करते हैं कि अभिव्यक्ति का रूप क्या होगा। क्या वो कहानी बनेगी या कोई निबंध या फिर शायद एक कविता। किताब इसे बड़ा अच्छा कहती है, भाव, विचार और उसकी रचावट।
और दिलचस्प बात यह भी है कि कभी-कभी प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन बस एक छोटी सी पंक्ति से या एक धुंधली सी छवि से भी मिल सकती है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्योंकि कई लोग तो ये मानते हैं कि रचनात्मकता तो एक खास तरह की प्रतिभा है, जो हर किसी में नहीं होती। हाँ, और यहीं पर ये किताब एक बहुत अहम नुक्ता उठाती है। ये उस आम धारणा को चुनौती देती है कि रचनात्मकता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का ही गुण है। इसका मानना है कि सही मार्गदर्शन और अभ्यास से मतलब ट्रेनिंग से हर किसी की रचनात्मक क्षमता को निखारा जा सकता है, उसे विकसित किया जा सकता है। इसके लिए बस जरूरी ये है कि सीखने वाले को सिर्फ जानकारी लेने वाला न समझा जाए, बल्कि उसे पूरी प्रक्रिया में एक भागीदार माना जाए। इसीलिए शायद किताब द्विभाषी भी है, हिंदी और अंग्रेजी के पाठ साथ साथ चलते हैं। वो एक दूसरे का सीधा अनुवाद नहीं है, बल्कि समानांतर खड़े हैं, शायद ये दिखाने के लिए कि एक ही विचार को अलग अलग भाषाओं में कैसे सोचा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है। चलिए तो सबसे पहले कविता की बात करते हैं। आखिर ये कविता है क्या चीज? किताब में वाल्मीकि के पहले श्लोक का जिक्र है, जो क्रोच पक्षी के वध पर उनके गहरे शोक से निकला था, यानी एक तीव्र भावना से जन्मी अभिव्यक्ति। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी कहा था, कविता तब होती है जब भावना को विचार मिल जाए और विचार को शब्द। हाँ, और रेना मारिया रिल्के का वो मशहूर सवाल भी है जो हर लेखक को या हर कलाकार को खुद से पूछना चाहिए, क्या मुझे लिखना ही है? अगर जवाब हाँ है पूरी शिद्दत से, तो फिर आप लिखते हैं। लेकिन कविता सिर्फ भावनाओं का बहाव भर नहीं है, ये शब्दों का एक बहुत खास तरह का इस्तेमाल है। याद कीजिए बाशो का हाइकू, जो चावल रोपाई के साधारण लोकगीतों से प्रेरित था, या फिर चिपको आंदोलन का वो गीत माटी हमरी। कैसे बिल्कुल साधारण शब्द मिलकर एक इतना शक्तिशाली संदेश बन गए। और ये भी कितना दिलचस्प है कि एक ही विषय पर अलग अलग कवि बिल्कुल अलग ढंग से लिख सकते हैं। जैसे किताब में हवा पर सुब्रमण्य भारती और पीबी शैली की कविताओं का जिक्र है। एक कवि उसे विनाशक शक्ति के रूप में देख रहा है, हाँ। और दूसरा उसे बनाने वाला और बिगाड़ने वाला, संहारक और पालक दोनों मान रहा है। ये तो शब्दों का ही जादू है। बिल्कुल, कवि इसी जादू के लिए कुछ खास औजारों का मतलब टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे रूपक, मेटाफोर, जहां एक चीज को दूसरी चीज का रूप दे दिया जाता है। कार्ल सैनबर्ग की कविता फॉग में कोहरा एक दबे पांव आती हुई बिल्ली बन जाता है। कितनी खूबसूरत कल्पना है। या फिर बिंब, इमेजिनरी, जिससे शब्दों के जरिए मन में तस्वीरें बनती हैं। और प्रतीक, सिंबल, जहां कोई साधारण सी चीज किसी गहरे अर्थ की ओर इशारा करती है, जैसे टैगोर की कविता में सोने की नाव। ये औजार सिर्फ कविता को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि उसके अर्थ को कई परतें देते हैं, उसे गहरा बनाते हैं। यानी कविता सिर्फ दिल की बात कह देना भर नहीं है, बल्कि उसे कहने का एक सधा हुआ, एक कलात्मक तरीका है, एक क्राफ्ट है। हाँ, काफी हद तक इसमें शब्दों का चुनाव, उनकी ध्वनि, उनकी लय, सब कुछ मायने रखता है। हालांकि लय और तुकबंदी जैसे नर्सरी राइम में होती है, वो कविता को याद रखना आसान बनाती है, पर आजाद छंद यानी फ्री वर्स भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है, जहां तुकबंदी का कोई बंधन नहीं होता, जैसा कमला दास की माई मदर एट 66 में दिखता है। यहाँ तक कि कविता कागज पर कैसी दिख रही है, उसका जो विजुअल फॉर्म है, वो भी अर्थ पैदा कर सकता है, जैसा ई कमिंग्स की कुछ कविताओं में हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये तकनीकें सीखी जा सकती हैं, या ये सिर्फ अभ्यास से आता है? मुझे लगता है दोनों बातें हैं। तकनीकें तो सीखी जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर असली पकड़, वो जो अंदाज होता है, वो तो अभ्यास से ही आता है। सिल्विया प्लाथ रोज लिखती थीं, वो इससे फ्लो बनाए रखने के लिए जरूरी मानती थीं। और वर्ड्सवर्थ ने भी कहा था कि कविता शांति में याद किए गए अनुभव हैं, यानी पहले अनुभव करना, फिर उस पर सोचना, विचार करना, और फिर उसे शब्दों में ढालना। इसमें गहरा सोच विचार और फिर संपादन यानी काट-छांट वो भी शामिल है। पहली बार में लिखी गई चीज शायद ही अंतिम होती है। वॉल्ट विटमैन की पांडुलिपियां या W.H. ऑडेन के अनुभव यही बताते हैं। गुलजार साहब ने भी कहा है कि लिखने के बाद उसे तराशना पड़ता है। हर अच्छी कविता एक नई शुरुआत होती है, जैसा अयप्पा पनिक्कर कहते हैं। ये बहुत व्यक्तिगत भी हो सकती है और ऐतिहासिक भी, जैसा चेस्लाव मिलोश की कविता एनकाउंटर में दिखता है। अच्छा, कविताओं से आगे बढ़कर अब कहानी की दुनिया में चलते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने कहा था कि हम सब पैदाइशी कहानीकार हैं। क्या ये सच है? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सच है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार कहानियां सुनते और सुनाते रहते हैं। कोई यात्रा का किस्सा हो, दफ्तर की कोई बात हो,
यहाँ तक कि अफवाहें भी तो एक तरह की कहानी ही है। किताब में राजस्थानी फड़ गायकों और हिमाचली मुस्सादा गायकों का जिक्र है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाते आ रहे हैं। कहानी लिखना बस इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति को, इसी इंस्टिंक्ट को एक व्यवस्थित रूप देना है। इसके लिए दुनिया को एक लेखक की नज़र से देखना पड़ता है, जैसा अनाइस निन ने कहा था। मतलब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, किरदारों को समझना, घटनाओं के पीछे के कारण खोजना। तो फिर एक अच्छी कहानी बनती कैसे है? किताब इसके कुछ जरूरी तत्व, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताती है। ऐसा प्रेमचंद जी ने अपने अनुभव के बारे में बताया था। इसमें असलियत और कल्पना का मेल होता है। सबसे पहला और जरूरी तत्व है कथानक, यानी प्लॉट। ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ, नहीं, ये घटनाओं का तार्किक जुड़ाव है, एक लॉजिकल कनेक्शन। किताब एक क्लासिक उदाहरण देती है, राजा मरा रानी मरी। ये एक कहानी है, लेकिन राजा मरा और रानी गम से मर गई, ये कथानक है, क्योंकि इसमें कारण और प्रभाव का रिश्ता है। सही बात है। और किरदारों का क्या? कहानी में लोग ही तो होते हैं, वही तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। दूसरा अहम तत्व है चरित्र, यानी कैरेक्टर। पात्रों को जीवंत बनाना पड़ता है। उनकी बातचीत यानी डायलॉग, उनके काम, उनके सोचने का तरीका, ये सब मिलकर चरित्र को उभारते हैं। पाठक को ऐसा लगना चाहिए कि वो असली इंसान है जिनसे वो जुड़ सकें। चेकॉफ की कहानी वांका में दादा का वर्णन याद करें, कैसे थोड़े से शब्दों में पूरा चित्र खिंच जाता है। संवाद भी बहुत अहम है। वो पात्र के स्वभाव और उसकी पृष्ठभूमि के हिसाब से होने चाहिए, तभी वो विश्वसनीय लगते हैं, रियल लगते हैं। किताब में परिवेश मतलब एटमॉस्फेयर और शैली यानी स्टाइल का भी जिक्र है। इनका क्या मतलब हुआ? परिवेश यानी कहानी का माहौल, वो कहाँ घट रही है, किस समय में घट रही है। इससे कहानी को एक ठोस जमीन मिलती है, एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। जैसे नीलम सरन गौड़ की ग्रे पिजन में इलाहाबाद का माहौल बुना गया है। और शैली यानी लिखने का अंदाज, भाषा कैसी है, क्या वो सहज है, स्पष्ट है। रस्किन बॉन्ड की कहानी द थीव स्टोरी दिखाती है कि कम शब्दों में भी कितनी गहरी बात कही जा सकती है। वो जो कहते हैं ना, लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। और आखिर में आता है थीम या संदेश। कहानी कहना क्या चाहती है, उसका केंद्रीय विचार क्या है, ये अक्सर सीधे सीधे नहीं बताया जाता, पाठक को खुद महसूस करना होता है। जैसे प्रेमचंद की ईदगाह में बच्चे हामिद की कहानी के जरिए कितने गहरे संदेश छिपे हैं। किताब में चेखोव की वांका और मोपासान की द नेकलेस, इन दो कहानियों का विश्लेषण भी दिया गया है। ये उदाहरण क्या सिखाते हैं हमें? वांका हमें बाल श्रम, गरीबी और समाज की संवेदनहीनता जैसे मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है। वहीं द नेकलेस झूठे दिखावे, लालच और संतोष के महत्व जैसे विषयों को छूती है। ये दिखाता है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वे हमें अपने और अपने समाज के बारे में सोचने पर भी उकसाती हैं। साथ ही किताब में भारत में अंग्रेजी में लिखने की परंपरा का भी जिक्र है। कैसे राजा राव की जटिल शैली आर.के. नारायण या रस्किन बॉन्ड की सहजता से अलग थी। ये दिखाता है कि भाषा का रचनात्मक उपयोग कितना विविध हो सकता है। और हाँ, कहानी का शीर्षक भी बहुत मायने रखता है। वो पहली छाप छोड़ता है, जैसे वांका या द नेकलेस। शीर्षक सुनते ही एक उत्सुकता जगती है। कहानी और कविता से निकलकर अब मीडिया लेखन की बात करते हैं। अखबारों में हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ते, फीचर भी पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं और खबरों से कैसे अलग हैं? देखिए, फीचर दरअसल समाचार और रचनात्मक लेखन के बीच की एक कड़ी है, ऐसा समझ सकते हैं, जहां समाचार बिल्कुल तथ्यों पर आधारित होते हैं और तुरंत जानकारी देते हैं। वहीं फीचर किसी विषय को ज्यादा गहराई से, मानवीय पहलू के साथ और थोड़े रचनात्मक ढंग से पेश करते हैं। इनका मकसद जानकारी देने के साथ साथ पाठक का मनोरंजन करना या उसे किसी विषय से भावनात्मक रूप से जोड़ना भी होता है। अच्छा, तो ये कितने तरह के हो सकते हैं? मतलब किस किस तरह के फीचर होते हैं? जैसे किताब में लद्दाख में जलवायु परिवर्तन पर एज द ग्लेशियर्स रिसीड फीचर का उदाहरण दिया है। फिर व्यक्तित्व फीचर होते हैं जो किसी आम या खास इंसान की कहानी बताते हैं। इसके अलावा जीवन शैली पर, यात्रा पर, खोजी पत्रकारिता पर आधारित फीचर, यहाँ तक कि फोटो फीचर भी होते हैं जहाँ तस्वीरें ही कहानी कहती हैं। एक अच्छे फीचर में क्या चाहिए?
उसमें रोचकता होनी चाहिए, लोगों से जुड़ाव महसूस होना चाहिए, एक स्पष्ट नजरिया या एंगल होना चाहिए, भाषा सरल और आकर्षक होनी चाहिए, और अक्सर साथ में तस्वीरें या ग्राफिक्स भी होते हैं जो उसे और प्रभावी बनाते हैं। इसकी प्रक्रिया भी काफी कुछ रचनात्मक लेखन जैसी ही है। पहले विषय चुनना, फिर उस पर शोध करना, और फिर एक दिलचस्प शुरुआत, एक तार्किक मध्य भाग और एक असरदार अंत लिखना और लेख यानी आर्टिकल्स, वो फीचर से कैसे अलग होते हैं? होते हैं। उनमें तथ्यों और विश्लेषण के साथ लेखक के अपने विचार और तर्क भी मजबूती से रखे जाते हैं। जैसे शांता भूषण का पेड़ों पर लिखा लेख ट्री मोस्ट मैजेस्टिक का उदाहरण है किताब में। मीडिया की बात हो रही है, तो रेडियो और टीवी का लेखन वो तो बहुत ही अलग होता होगा, है ना, क्योंकि माध्यम ही अलग है। बिल्कुल, रेडियो को तो अंधा माध्यम कहते हैं क्योंकि सब कुछ आवाज के जरिए ही होता है। ये सुनने वाले की कल्पना को जगाता है। इसलिए रेडियो के लिए लिखते समय कान के लिए लिखना पड़ता है। भाषा बिल्कुल सरल, बोलचाल जैसी, वाक्य छोटे छोटे, औसतन 13-14 शब्द, और अक्सर वर्तमान काल का इस्तेमाल होता है ताकि सुनने वाले को तुरंत जुड़ाव महसूस हो। नंबर लिखने के, समाचार पढ़ने के भी खास तरीके होते हैं। रेडियो फीचर या डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यू, वॉइस ओवर, ध्वनि प्रभाव यानी साउंड इफेक्ट्स और संगीत का बहुत बड़ा रोल होता है। रेडियो नाटक तो पूरी तरह ध्वनि पर ही टिका होता है। और टीवी, वहां तो तस्वीरें भी होती हैं, तो क्या शब्द कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं? नहीं, कम महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उनका रोल बदल जाता है। टेलीविजन एक दृश्य माध्यम है। यहाँ शब्द तस्वीरों के साथ चलते हैं, उन्हें सहारा देते हैं या उनका मतलब समझाते हैं। स्क्रिप्ट लिखते समय लगातार सोचना पड़ता है कि स्क्रीन पर क्या दिखेगा और उसके साथ क्या कहा जाएगा। भाषा के नियम काफी कुछ रेडियो जैसे ही हैं, सरल, छोटे वाक्य, वर्तमान काल, सक्रिय आवाज। टीवी समाचार में कई तत्व होते हैं। एंकर का परिचय, लीड इन और समापन आउट, बिना बाइट वाली खबर, रीडर लाइनर, किसी का बयान, साउंड बाइट, रिपोर्टर का घटना स्थल से बोलना, पीस टू कैमरा। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती होती है वस्तुनिष्ठता यानी निष्पक्षता बनाए रखने की। किताब में अकीरा कुरोसावा की फिल्म राशोमोन का बेहतरीन उदाहरण दिया है, जहाँ एक ही घटना को 4 लोग बिल्कुल अलग अलग नजरिए से बयान करते हैं। ये दिखाता है कि सच कितना जटिल हो सकता है ना? हाँ, वो तो है। और आजकल तो नए माध्यम भी आ गए हैं, वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया। इनके लिए लिखना कैसा होता है? हाँ, और इनके लिए लेखन की अपनी अलग चुनौतियां हैं। वेब लेखन में अक्सर तात्कालिकता और संक्षिप्तता पर बहुत जोर होता है। पाठक की नज़र स्क्रीन पर जल्दी से स्कैन करती है, इसलिए जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना मददगार होता है। ब्लॉगिंग और नागरिक पत्रकारिता मतलब सिटीजन जर्नलिज्म ने तो आम आदमी को भी अपनी बात कहने और खबरें फैलाने का एक मंच दे दिया है। ये मीडिया के पूरे परिदृश्य को लगातार बदल रहा है। सही बात है। मीडिया एक तरह से विचारों को फैलाता है, लेकिन अगर विचार किसी और भाषा में हो तो उन्हें दूसरी भाषा में लाने के लिए हमें अनुवाद की जरूरत पड़ती है। किताब कहती है कि अनुवाद सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल नहीं है शब्दों का हेरफेर। अनुवाद एक बहुत ही रचनात्मक प्रक्रिया है जो रचनात्मक लेखन की काफी करीब है। ये सिर्फ स्रोत भाषा यानी सोर्स लैंग्वेज एसएल के शब्दों को लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज टीएल के शब्दों से बदलना भर नहीं है, बल्कि उस भाषा के विचार, उसके भाव, उसकी शैली और उसके सांस्कृतिक संदर्भ को दूसरी भाषा में सफलतापूर्वक ले जाना है। और इसके लिए दोनों भाषाओं और उनसे जुड़ी संस्कृतियों की गहरी समझ होना बेहद बेहद जरूरी है। किताब में अनुवाद के कुछ प्रकार भी बताए गए हैं, टाइप्स। 3 मुख्य प्रकार बताए हैं। एक है इंट्रालिंगुअल यानी एक ही भाषा के अंदर अनुवाद, जैसे मान लीजिए पुरानी हिंदी के किसी पाठ को आज की हिंदी में लाना। दूसरा है इंटरलिंगुअल यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जो सबसे आम है, जैसे किसी हिंदी कहानी का अंग्रेजी अनुवाद या अंग्रेजी नॉवेल का हिंदी अनुवाद। और तीसरा है इंटरसेमियोटिक, जो एक संकेत प्रणाली से दूसरी में होता है, जैसे किसी किताब पर फिल्म बनाना या किसी कविता पर आधारित नृत्य रचना या कही हुई बात को साइन लैंग्वेज में व्यक्त करना। अनुवाद का मकसद हमेशा यही रहता है कि मूल पाठ का जो प्रभाव था, जो उसका कार्य था, वो अनुवाद में भी बरकरार रहे। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना होता नहीं होगा। हाँ।
क्या क्या चुनौतियां आती हैं इसमें, मुश्किलें क्या हैं? अरे, चुनौतियां तो बेशुमार हैं। पहली बात तो ये कि हर शब्द का बिल्कुल सटीक समानार्थी दूसरी भाषा में मिलना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, हिंदी के चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, इन सब के लिए अंग्रेजी में अक्सर एक ही शब्द अंकल इस्तेमाल होता है। इससे रिश्ते की जो बारीकी है वो कहीं खो जाती है। फिर आते हैं सांस्कृतिक संदर्भ। जैसे ईदगाह कहानी के अनुवाद में चूल्हा, चिमटा या नमाज जैसे शब्दों के साथ जो सांस्कृतिक वजन जुड़ा है, उसे दूसरी भाषा में कैसे मुंतकिल किया जाए, ये बड़ा सवाल है। कविता का अनुवाद तो और भी ज्यादा जटिल है। उसमें लय होती है, तुकबंदी होती है, ध्वनि का सौंदर्य होता है, उसका क्या करें? माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा की उस लय और भावना का अनुवाद कैसे होगा? और मुहावरे, उनका क्या होता होगा? जैसे हिंदी में कहते हैं 9-2-11 होना, उसका अंग्रेजी अनुवाद अब बिकम 9-11 तो नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। मुहावरे, कहावतें, बोलचाल का लहजा, जैसे गुलेरी जी की कहानी, उसने कहा था कि संवाद। फिर तकनीकी शब्दावली, अनेकार्थी शब्द, व्याकरण की अलग अलग संरचना, जैसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये सब अनुवादक के लिए पहेलियों की तरह है। अनुवादक को लगातार चुनाव करने पड़ते हैं। क्या वो मूल के शब्दों के प्रति वफादार रहे या उसके भाव के प्रति? ये एक निरंतर संतुलन बनाने का काम है। हाँ, शब्दकोश, थिसॉरस, व्याकरण की किताबें मददगार होती हैं और अब तो कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन कैट टूल्स भी आ गए हैं। पर आखिरी फैसला और वो जो रचनात्मक स्पर्श है, वो तो अनुवादक का ही होता है। ठीक है, हमने लिखने की बात की, अनुवाद की बात की, लेकिन कोई भी लिखी हुई चीज, चाहे वो कविता हो, कहानी हो या लेख हो, पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। यहीं पर संपादन यानी एडिटिंग का रोल आता है। रोआल्ड डाल ने कहा था कि लिखने का मतलब ही दोबारा लिखना है। बहुत सही कहा। संपादन रचनात्मक प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है, बल्कि उसका एक अभिन्न और बहुत जरूरी हिस्सा है। लिखते समय गलतियां होना, विचारों का थोड़ा बिखराव होना, ये सब बहुत स्वाभाविक है। संपादन इसी बिखराव को समेटने, गलतियों को सुधारने और पूरी रचना को निखारने का काम है, उसे बेहतर बनाने का काम है। किताब संपादन के 2 स्तर बताती है, एक प्रूफ रीडिंग और दूसरा सामग्री संपादन। इनमें क्या फर्क है? प्रूफ रीडिंग मूलतः सतह पर काम करती है। ये वर्तनी, विराम चिन्ह और व्याकरण के जो साफ साफ गलतियां हैं, उनको देखती है और ठीक करती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पाठक का ध्यान भटका सकती है या कभी-कभी तो अर्थ का अनर्थ भी कर सकती है। किताब में वो पांडा वाला मज़ेदार चुटकुला है ना, जो विराम चिन्ह के महत्व को दिखाता है। हाँ, याद है। अ पांडा ईट्स, शूट्स एंड लीव्स। अगर ईट्स के बाद कॉमा ना लगाएं तो मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल। और सामग्री संपादन यानी कंटेंट एडिटिंग, वो ज़रा गहरा काम है। वो ये देखता है कि क्या विचार स्पष्ट हैं, क्या तर्क सुसंगत हैं, क्या पूरी रचना का प्रवाह ठीक है, स्मूथ है, क्या शैली एक जैसी है, क्या कोई हिस्सा गैर जरूरी है या दोहराव वाला लग रहा है। यहाँ संपादक या लेखक खुद रचना की संरचना और उसके ओवरऑल प्रभाव को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। इसके लिए शब्दकोश, थिसॉरस के अलावा स्टाइल गाइड भी काम आते हैं। अपनी ही लिखी हुई चीज को संपादित करना तो शायद और भी मुश्किल होता होगा। अपनी गलतियां कहाँ आसानी से दिखती हैं? बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए दूसरों से प्रतिक्रिया लेना, मतलब फीडबैक लेना, बहुत अहम हो जाता है। इससे पता चलता है कि कोई और पाठक आपकी बात को कैसे समझ रहा है। और जब खुद संपादन कर रहे हों तो एक आलोचक की नज़र से देखना पड़ता है। सुज़ैन बेल ने 3 तरह के स्वसंपादकों की बात की है। एक अहंकारी जो सोचता है मैंने जो लिखा सब बढ़िया है, दूसरा भयभीत जो कुछ भी बदलने से डरता है, और तीसरा यथार्थवादी जो खामियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की हिम्मत रखता है। एक अच्छा संपादक, चाहे वो कोई और हो या आप खुद हो, लेखक की मूल आवाज को दबाता नहीं है, बल्कि उसे और साफ और असरदार बनाता है। डेविड डिवेडर और जेम्स थर्बर के हवाले भी किताब में यही कहते हैं कि संपादक का काम लेखक की शैली को बनाए रखते हुए उसे निखारना है, ना कि अपनी शैली थोपना। तो आज हमने सृजन भाग 2 के जरिए रचनात्मकता के कई आयामों को छुआ। कविता लिखने की कला से लेकर कहानी गढ़ने तक, फिर मीडिया के लिए लिखने की बारीकियों से लेकर भाषाओं के बीच पुल बनाने वाले अनुवाद तक, और अंत में
अपनी ही रचना को तराशने वाले संपादन तक। एक बात तो साफ है कि रचनात्मकता कोई रहस्यमयी वरदान नहीं है, बल्कि एक कौशल है, एक हुनर है, एक प्रक्रिया है जिसे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है और संवारा जा सकता है। बिल्कुल, और शायद यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ना ठीक रहेगा श्रोताओं के सोचने के लिए। क्या सबसे रचनात्मक काम सिर्फ लिखना या पेंट करना या संगीत बनाना ही है, या फिर रचनात्मकता उस निरंतर चलने वाले खेल में है जो दुनिया को देखने, उसे महसूस करने, फिर उसे किसी रूप में व्यक्त करने, चाहे वो शब्द हो, रंग हो या ध्वनि, फिर उस अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसका एक तरह से अनुवाद करने, भाषाओं के बीच, माध्यमों के बीच, और अंत में उसे लगातार परिष्कृत करते रहने यानी एडिट करते रहने से बनता है। कविता से लेकर वेब कंटेंट तक, अनुवाद से लेकर संपादन तक, इन सभी प्रक्रियाओं की जो समझ है, शायद वो हमारे किसी भी चीज को सीखने, समझने और दूसरों तक पहुंचाने के तरीके को ही बदल सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।